हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग शुरू करेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। आइए समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान में हम लोग तत्वों, यौगिकों के बारे में ही पढ़ते हैं। हालांकि इस लेसन में जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नाम का जो लेसन हम लोग शुरू किए हैं, इसमें हम लोग पढ़े हैं रासायनिक समीकरण के बारे में कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये दो पदार्थ क्या हैं? एक पदार्थ, दो पदार्थ, ये दो पदार्थ क्या हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि पदार्थों और यौगिकों का जो निर्माण होता है वो तत्वों से होता है। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि किसी भी यौगिक का निर्माण, किसी भी पदार्थ का निर्माण तत्व से होता है। और तत्व जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, सब तमाम तरह के क्या है? तत्व हैं। इन तत्वों को आपको याद होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि इन तत्वों को हम लोग संकेत से प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं, हम लोग सोडियम को Na से दिखाते हैं। तो ये क्या है? ये क्लोरीन का ये संकेत है Cl। क्लोरीन का संकेत क्या है? Cl। सोडियम का संकेत क्या है? Na। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। तो हर तत्व का कुछ न कुछ क्या होता है? एक संकेत होता है। हर तत्व को हम उस तत्व का पूरा नाम न लिख करके उसको कुछ संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह हम यौगिकों को भी संकेत के रूप में लिखते हैं। तो यौगिकों को जिन संकेतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको हम बोलते हैं उस यौगिक का अणु सूत्र, या उस यौगिक का क्या है? सूत्र है। जैसे आप लोगों को पता है साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, इसको हम NaCl से दिखाते हैं। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। उसी तरह H2SO4, यह है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम लोग बोलते हैं तेजाब। ये क्या है? तेजाब। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो तमाम तरह की क्या है? ये यौगिक हैं। जल H2O, ये तमाम तरह के क्या है? यौगिक हैं। तो इन यौगिकों को भी हम न संकेतों के रूप में दिखाते हैं। अब नमक को हमको लिखना होगा केमिस्ट्री के भाषा में, तो हम इसको क्या लिखेंगे? NaCl लिखेंगे। तेजाब को लिखना होगा तो H2SO4 लिखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे HCl। जल को लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे H2O। ये क्या है? ये अणु सूत्र है। ये अणु सूत्र है, यही हमारे पदार्थ हैं, यही हमारा यौगिक है। NaCl, H2SO4, HCl, ये तमाम तरह के क्या है? यौगिक हैं। और यही यौगिक जब आपस में क्रिया करते हैं तो फिर नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। यही यौगिक जब आपस में क्रिया करते हैं तो नए नए पदार्थों का निर्माण होता है, और उसी को हम बोलते हैं कि क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया को अगर हमको प्रदर्शित करना हो, लिखना हो, तो हम रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले यौगिकों की सहायता से अगर प्रदर्शित करना हो तो हम उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और यौगिकों के संकेतों और सूत्रों का प्रयोग करते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जब हम संकेतों और अणु सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कि ये रासायनिक समीकरण है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। जैसे एक पदार्थ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक पदार्थ होता है HCl, ये क्या है? अम्ल है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है। देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र है। ये अणु सूत्र ये बताता है ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। तो HCl हमको ये बताता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो एक तरह से कहे तो ये यौगिकों के क्या है? संकेत हैं। हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरा न लिख करके HCl लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे।
सोडियम हाइड्रोक्साइड हम पूरा ना लिख करके NaOH लिख दे रहे हैं एक संकेत के रूप में। इस संकेत को ही बोलते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, अणु सूत्र है। मतलब कि दो यौगिक, दो पदार्थ आपस में क्रिया करने वाले हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक HCl। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl आपस में क्रिया करता है तो यहाँ पर निर्माण होता है इसका Na और इसका Cl मिला के बना लेता है NaCl, और इसका OH और इसका H और H2 और ये यहाँ का O बन गया H2O। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हम कराए हैं, किससे किससे कराए हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब क्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड नमक बनता है और जल बनता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन सूत्रों और संकेतों का प्रयोग किए हैं, यही सूत्रों और संकेतों का जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यही हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों की सहायता के अणु सूत्रों की सहायता से या संकेतों की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षिप्त प्रदर्शन होता है, उस प्रदर्शन को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब कि रासायनिक समीकरण के प्रदर्शन को हम जिस समीकरण से उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये हमारे लिए क्या है, रासायनिक समीकरण है। इसमें ध्यान देना कि ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं और यह पदार्थ बन रहा है। तो ये आपस में क्रिया कर रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलेंगे इनको, अभिकारक। इनको हम बोलेंगे उत्पाद। इनको क्या बोलेंगे, उत्पाद। ये हो गए अभिकारक और ये हो गया आपका उत्पाद। ठीक है। जैसे एक और रिएक्शन लेते हैं, जिंक हो गया और CuSO4। ध्यान दीजिएगा, जिंक की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, CuSO4 से। यह एक पदार्थ हो गया, यह एक पदार्थ हो गया। अब जब दोनों क्रिया करेगा तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, सिंपल है एकदम। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जितना भी रासायनिक अभिक्रिया को हम इन संकेतों और सूत्रों के द्वारा जो प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इस प्रदर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो ये सभी क्या है, रासायनिक समीकरण है। इसमें ये दोनों अभिकारक हैं और ये क्या है, उत्पाद है। यहाँ अभिकारक है और यहाँ क्या है, उत्पाद है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों या तत्वों या यौगिकों के संकेतों और प्रतीकों द्वारा उस रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षिप्त प्रदर्शन है या प्रदर्शन है, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ये हमारे पास कुछ रासायनिक समीकरण हो गए। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने वाला बात यह है कि अभिकारक हमारे पास है और उत्पाद है। तो हम एक बार अभिकारक के एलिमेंट को गिनना चाह रहे हैं और एक बार उत्पाद को गिनना चाह रहे हैं। देख रहे हैं क्या मिल रहा है। अभिकारक में अगर देखा जाए इसमें तो सोडियम 1 है, सोडियम 1, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 1 है। तो 1 सोडियम, 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन। इधर आप देखेंगे तो सोडियम कितना है, 1 है। ध्यान दीजिएगा, इधर भी 1 सोडियम, इधर भी 1 सोडियम, इधर 1 ऑक्सीजन, इधर भी आपका 1 ऑक्सीजन, इधर 2 हाइड्रोजन H और H, इधर भी आपका 2 हाइड्रोजन, इधर 1 क्लोरीन, इधर भी 1 क्लोरीन। तो ये दोनों तरफ मतलब कि अभिकारक में और उत्पाद में जो भाग लेने वाले आपके पदार्थ हैं, उनमें जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो अगर अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर है तो हम कहते हैं कि जो ये रासायनिक समीकरण है वो कैसा है, वो संतुलित है। रासायनिक समीकरण कैसा है, संतुलित है। और अगर किसी कारणवश बराबर नहीं होता है तो हम कहेंगे कि क्या है, असंतुलित है। ठीक है। जैसे इधर देख लीजिए, 1 जिंक और इधर भी 1 जिंक, जिंक बराबर है, 1 कॉपर, 1 कॉपर, कॉपर भी बराबर है, 1 सल्फर,
एक सल्फर, सल्फर भी बराबर है, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु भी बराबर है। तो दोनों साइड में यहाँ अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है वो कैसा है, संतुलित है। और अगर बराबर नहीं होता तो हम कहते कि क्या है, ये असंतुलित है। हम लोग क्या कहते हैं कि रासायनिक समीकरण हमारा कैसा है, असंतुलित है। इसमें आप देख सकते हैं 2Mg का मतलब कि मैग्नीशियम कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। O2 तो सिंपल दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो MgO है ये को बार है, 2 बार है। MgO 2 बार मतलब मैग्नीशियम भी 2 बार है और ऑक्सीजन भी 2 बार है, तो दोनों ओर 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, ये भी आपका कैसा समीकरण है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ना हमको असंतुलित समीकरण मिल जाते हैं। अब असंतुलित का मतलब क्या हो सकता है, जैसे देखिए असंतुलित का मतलब कि जिनमें अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, दोनों में परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो, तो उसको हम बोलते हैं असंतुलित। जैसे जैसे आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। तो आप देखेंगे कि इधर 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, जबकि इधर देखेंगे तो केवल एक ही नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है। तो इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। तो क्या ये जो रासायनिक समीकरण है संतुलित है? नहीं, बिल्कुल संतुलित नहीं है। इसको हम कहेंगे कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है। तो जब रासायनिक समीकरण असंतुलित होता है तो 10th के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाता है कि दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो 10th के क्लास में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें कभी कभी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए कह देता है, हालांकि वो असंतुलित रहता है और उसको कहता है कि आप क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। ठीक है। तो उम्मीद है कि रासायनिक समीकरण समझ में आया होगा। और अब हम ये समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। आइए अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। 10th लेवल में 10th क्लास में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की केवल एक विधि के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है जांच एवं त्रुटि विधि। हालांकि जांच एवं त्रुटि विधि के अलावा अन्य कई विधियां होती हैं जिसके द्वारा हम लोग रासायनिक समीकरणों को हल करते हैं, लेकिन वो इंटरमीडिएट लेवल की हो जाती हैं। तो 10th लेवल में हम लोगों को रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की केवल जांच एवं त्रुटि विधि ही पढ़ना है। तो जांच एवं त्रुटि विधि का प्रयोग करके हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने एक असंतुलित समीकरण लिया है जिसमें सोडियम, जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन है। मतलब ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा क्या है, उत्पाद है। हम दोनों तरफ देखते हैं कि इनमें कोई संतुलन नहीं है। देखिए इधर एक अन्य है, इधर एक अन्य है, अन्य तो बराबर है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो हाइड्रोजन क्या है, असंतुलित है। ऑक्सीजन ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है। तो सोडियम और ऑक्सीजन तो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। तो हमको इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो जांच एवं त्रुटि विधि में आपको 3 चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, और वो 3 चीज आप रटेंगे नहीं, उस 3 चीज को समझेंगे और अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर करेंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा में एकदम धड़ाधड़ इसको आप लिख कर आए। तो सबसे पहला काम क्या है इसमें, सबसे पहला काम ये होता है कि हम पहले लिख लेते हैं तत्वों के परमाणुओं को कि अभिकारक की तरफ कितने परमाणु हैं और उत्पाद की तरफ कितने परमाणु हैं। तो अभिकारक की तरफ अगर हम परमाणु लिखें, ये हमारा अभिकारक हो गया और ये क्या हो गया, उत्पाद। अगर हम अभिकारक की तरफ देखें तो सोडियम कितना है, 1 है। उत्पाद की तरफ देखें तो सोडियम कितना है, 1 है, दोनों बराबर है। हाइड्रोजन देखें इधर तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन देखें तो कितना है, 3 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो केवल हाइड्रोजन परमाणु में आ रहा है। जो अंतर है केवल हाइड्रोजन परमाणु में है। देखिएगा यही इसी में अंतर है, बाकी ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों भी बराबर हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के अणुओं को लिख लेते हैं, ताकि हमको ये पता चल पाए कि कौन बराबर है और कौन जो है बराबर नहीं है। तो पहला काम हो गया।
दूसरा काम ये करते हैं कि हम संतुलित करते समय इनके सूत्रों को नहीं बदलते हैं। जो अणु सूत्र हैं इनको हम नहीं बदलते हैं। जैसे NaOH है तो NaOH ही रहेगा, हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसको Na2OH नहीं कर सकते हैं, या NaO2OH या NaOH3 ऐसा कुछ नहीं करेंगे। NaOH है तो NaOH है। यहाँ H2O है तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। H2O का H2O ही रहेगा, सोडियम का सोडियम ही रहेगा, हर चीज वही रहेगा। बस इन अणु सूत्रों के आगे कुछ अंकों का प्रयोग करेंगे। इन अणु सूत्रों के आगे कुछ हम अंकों का प्रयोग करेंगे। उन अंकों के गुणा करके, उन अंकों से गुणा करके हम इसके परमाणुओं को बराबर करेंगे। मतलब कि अणु सूत्रों में उचित गुणांक से गुणा करके हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो अणु सूत्र में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये करते हैं कि हम लोग सबसे पहले उस परमाणु को संतुलित करते हैं जहां पर डिफरेंस सबसे कम होता है। सबसे पहले उस परमाणु को संतुलित करते हैं जहां डिफरेंस सबसे कम होता है। तो ये तो बराबर है, इसको क्या संतुलित करना है, ये बराबर है, ठीक है। यही एक हाइड्रोजन परमाणु है जो बराबर नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करना। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा स्टेप एक तरह से कहें तो फर्स्ट था, ये लिखना। अब हम अपना स्टेप सेकंड अप्लाई करते हैं। स्टेप सेकंड में हम किसको बराबर करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को। तो लिखेंगे H परमाणु को संतुलित करने पर, H परमाणु को संतुलित करने पर। तो H परमाणु को संतुलित करना होगा तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सूत्र में तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, आगे हम अंकों से गुणा करके ही इसको बदल सकते हैं। तो यहां देखिए, इधर अगर हम Na लिख दीजिए, वैसे Na में कोई दिक्कत नहीं है, Na है तो है, रहने दीजिए। अभी हम हाइड्रोजन पर केवल फोकस कर रहे हैं। तो इधर अगर हाइड्रोजन को थोड़ा सा बढ़ाना हो, क्योंकि इधर देखिए 3 हाइड्रोजन है और इधर कितना है, 2 है। ध्यान दीजिएगा, इधर 3 है, इधर कितना है, 2 है। तो हमको इसी को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पर उचित गुणांक से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमारा उचित गुणांक क्या है। तो 1 से गुणा करेंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 1 से गुणा करेंगे ही नहीं। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं, 2 से गुणा करते हैं। 2 से अगर यहाँ पर गुणा करें तो ये जानते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2H2O। मतलब इधर हाइड्रोजन परमाणु जानते हैं कितना हो गया, इधर हाइड्रोजन परमाणु 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, इधर परमाणु कितना हो गया, 4 हो गया। अब इधर कितना है, इधर तो 3 है, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए था। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि अगर देखिए इधर 4 हो चुका है, 1 से हम गुणा कर नहीं सकते हैं, 1 से गुणा करने से कोई फायदा है नहीं, तो गुणा हम 2 या 3 से करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि हम चलिए 2 से गुणा कर दिए। तो जैसे ही 2 से गुणा किए तो H2 हाइड्रोजन का 2 परमाणु तो था, अब डबल कर दिए तो ये 2H माने H2O परमाणु को बार 2 बार, इस तरह से H2O प्लस H2O, इसका मतलब ये होता है 2 बार है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को बार 2 बार हो गया, मतलब 4 हो गया। H2 4 हाइड्रोजन परमाणु हमारा लेफ्ट में हो गया। अब हमको हर हाल में राइट में किसी ऐसे अंक से गुणा करना पड़ेगा कि उधर भी 4 हाइड्रोजन ही बने। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 दूना तो यही 4 हो जाएगा, आएगो यह 5 हो जाएगा, फिर इधर एक्स्ट्रा हो गया 1। तो हम यहाँ तो गुणा नहीं करने वाले हैं, तो हम क्यों ना इसके आगे गुणा कर देते हैं 2 से, 2NaOH प्लस H2। अब देखिए यहाँ कमाल की बात क्या है, इधर 4 हाइड्रोजन और इधर 2 से गुणा करने से फायदा हुआ कि 2 से गुणा करने का मतलब ये हुआ कि अब Na को बार हो गया 2 बार, O को बार हो गया 2 बार, H को बार हो गया 2 बार। तो 2 बार H तो हो ही गया, तो यहाँ से 2 बार H और यहाँ का 2 बार H, 4 बार H हो गया। मैंने हाइड्रोजन परमाणु कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब दोनों तरफ क्या बराबर हो गया, तो हाइड्रोजन परमाणु बराबर हो गया। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ क्या बराबर हो गया, हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ अगर 3 से गुणा करते ना तो ये 3NaOH हो जाता, तो H यहाँ पर को बार हो जाता, 3 बार हो जाता, और यह 2, तो 3 2 कितना हो जाता, 5 हो जाता। तो इधर 4 इधर हो जाता 5, तो फिर हमारा संतुलन बिगड़ गया। तो सबसे उचित गुणांक कौन है, 2। ध्यान दीजिएगा,
इस जांच एवं त्रुटि विधि को हम अनुमान विधि भी कहते हैं। हम अनुमान लगा लगा कर इसको क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, और ये अनुमान आपको भी लगाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमको किससे गुणा करना पड़ा, 3 से, किससे गुणा करना पड़ा, 2 से। तो 2 से गुणा किए तो 2 से देखिए 2H2O हुआ, और इधर हाइड्रोजन परमाणु कितना हो गया, 4 हो गया। इधर ऑलरेडी 3 था, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो इस 1 में हम क्या किए, 2 से गुणा कर दिए, तो 2 एक ने यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन परमाणु आपका क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। अब देखते हैं कि अब गड़बड़ी किसमें है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमारा परमाणु संतुलित है कि नहीं है। तो हाइड्रोजन परमाणु संतुलित हो गया, हमने टिक मार दिया। एक बार देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु बराबर है कि नहीं है। पहले बराबर था, अभी देखते हैं कि अभी बराबर है कि नहीं है। तो इधर देखिए 2H2O है ना, तो 2O, यहाँ O के सामने क्या है, 2 है, मतलब ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2NaOH, तो यहाँ पर O के आगे क्या है, 2 है, मतलब इधर भी कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन परमाणु भी यहाँ पर क्या है, बराबर है। अभी तो बराबर है। अब बराबर नहीं है वो कौन है, देखिए सोडियम इधर 1 है, इधर सोडियम कितना है, 2 है। तो बस सोडियम का परमाणु ही बराबर नहीं है। तो अब स्टेप 3 में लिखेंगे Na परमाणु को संतुलित करने पर, तो सोडियम परमाणु देखिए इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर 2 से गुणा कर देते हैं। तो इधर जैसे ही हम 2 से गुणा किए तो हो गया 2Na प्लस, यहाँ पर तो 2H2O पहले से है, 2H2O इक्वल टू 2NaOH, 2NaOH प्लस H2 प्लस H2। अब देखिए दोनों तरफ सब संतुलित हुआ कि नहीं। अब देखिए इधर 2Na, इधर भी 2Na, सोडियम बराबर, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ हर चीज क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। ये जांच एवं त्रुटि विधि से क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बराबर हो चुका है, सब बराबर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और इक्वेशन हम संतुलित करते हैं। आइए एक इक्वेशन और देखते हैं। ये इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये असंतुलित है। इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज कि हम पहले ये देख लेते हैं कि किधर कितना परमाणु है, किधर कितना परमाणु है पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो अभिकारक में अगर देखें तो पहले हाइड्रोजन को ही देख लेते हैं। ये आपका हो गया अभिकारक। अभिकारक इधर हम लिख देते हैं उत्पाद। हम जानबूझ के उत्पाद के नीचे लिख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। तो अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन परमाणु कितना है, अभिकारक की तरफ देखेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, मतलब 2 1 3 हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, अगर आप उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन देखेंगे ना, तो उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन केवल 2 है। कितना है, 2 है। फिर आप इधर नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है। इधर देखेंगे तो नाइट्रोजन कितना है, 2 है। नाइट्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, उत्पाद की तरफ अगर आप ऑक्सीजन देखें, अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2, तो 3 2 कितना हो गया, 5। अगर आप इधर ऑक्सीजन देखें तो O3 करके 2 बार, देखिएगा O3 करके ट्वाइस है, O3 करके 2 बार, तो O3 मतलब ऑक्सीजन का 3 परमाणु, 3 परमाणु करके को बार है, 2 बार, तो 3 दूना 6 और 1 यहाँ पर है, तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु कितना हो गया, 7 हो गया। अब कैल्शियम परमाणु है, तो कैल्शियम इधर देखेंगे तो 1 है और इधर देखेंगे तो इधर भी कैल्शियम कितना है, 1 है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन बराबर है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑलरेडी क्या है, बराबर है, कैल्शियम बराबर है। हाइड्रोजन 3 और 2, इधर 3 इधर 2, नाइट्रोजन इधर 1 इधर 2, ऑक्सीजन इधर 5 इधर 7। तो हमने तो एक लिस्ट बना लिया किधर कितना परमाणु है। अब दूसरा काम हम ये करते हैं
कि सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि हमको किसी भी सूत्र में कोई बदलाव नहीं करना है। HNO3 है तो HNO3 ही रहेगा, ये CaOH का होल ट्वाइस है तो उतना ही रहेगा, ये जितना है उतना ही रहेगा, ये जितना है उतना ही रहेगा। बस हम इनके आगे उचित अंकों से गुणा करा करके ही इसका संतुलन करते हैं परमाणुओं का। सूत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि देखना है कि सबसे कम डिफरेंस कहाँ है। सबसे कम डिफरेंस कहाँ है? तो सबसे कम डिफरेंस हमको नाइट्रोजन में दिख रहा है। सबसे कम डिफरेंस देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का 3 परमाणु है, यहाँ पर 2 परमाणु है, 3 2 डिफरेंस तो 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 है, एक में 1 परमाणु, एक तरफ 2 परमाणु नाइट्रोजन का, तो यही सबसे कम है। इधर ऑक्सीजन का 5 है, इधर ऑक्सीजन का 7 है, तो थोड़ा सा मतलब संख्या में तो बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि हम कह सकते हैं कि तीनों ये संतुलित है, नहीं, तीनों के तीनों क्या है? असंतुलित है। लेकिन सबसे जो कम डिफरेंस है वो नाइट्रोजन वाला है। तो हम सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे? नाइट्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिखेंगे, ये तो हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकेंड, अब स्टेप सेकेंड में हम सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे? नाइट्रोजन को। तो लिखेंगे नाइट्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर, नाइट्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर। अब नाइट्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए देखिए, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो हम क्या करेंगे कि इधर 2 से गुणा कर देंगे आगे। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी आपका 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, इधर भी कितना नाइट्रोजन हो जाएगा? 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो इसके लिए देखिएगा 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो बना करके CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। अब आप देखेंगे कि नाइट्रोजन परमाणु संतुलित हो गया। यहाँ पर देखिए 2N आ गया, N के आगे क्या लग गया है? 2 लग गया है, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन इधर हो गया और 2 नाइट्रोजन यहाँ पर इधर हो गया, तो नाइट्रोजन परमाणु क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो 2 तो हमारा संतुलित हुआ। Ca अभी भी संतुलित है, यहाँ पर एक Ca है, यहाँ पर भी एक Ca है, तो C अभी भी संतुलित है, तो 2 हम लोग संतुलित कर लिए। अब तीसरा संतुलित करते हैं। तो तीसरा में यहाँ पर हाइड्रोजन का 3 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, और यहाँ ऑक्सीजन का 5 परमाणु, यहाँ पर 7 परमाणु। तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ज्यादा है, तो हम इसको बाद में संतुलित करेंगे। जो कम होता है उसी को पहले संतुलित करते हैं, तब हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हाइड्रोजन कितना हुआ? तो इधर हमारे पास H2, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हमारे पास इधर हो चुके हैं। इधर देखिएगा, तो इधर 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 केवल 2 हाइड्रोजन है। केवल कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तो इधर 4 हाइड्रोजन हो गया है, इधर 2 हाइड्रोजन हो गया है, तो क्यों ना हम हाइड्रोजन जिधर 2 है उधर 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 2 दूना 4 हो जाएगा, इधर तो 4 है ही। तो अब हम किसको संतुलित करेंगे? हाइड्रोजन परमाणु को। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 3 में, स्टेप 3 में H परमाणु को, माने हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर। तो इधर देखिए, इधर आपका है 2HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का ट्वाइस प्लस 2H2O। बस H2O में हम क्या किए हैं? आगे 2 से गुणा किए। जैसे 2 से गुणा किए तो जो H2O 2 बार H2 हो गया, मतलब यहाँ इधर कितना हो गया? 4, और इधर 4 पहले से था, देखिए 2H इधर और 2H यहाँ पर, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब बच गया ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन हमारा संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। देखिए इधर, अब देखिए कितना ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम पहले संतुलित था, यहाँ भी एक Ca संतुलित है। उसके बाद हम लोगों ने नाइट्रोजन को संतुलित किया, फिर हाइड्रोजन को संतुलित किया। अब देखते हैं ऑक्सीजन की कि इसकी क्या स्थिति है। तो ऑक्सीजन में देखेंगे तो इधर O3 करके को बार है? 2 बार है, तो O3 माने 3 परमाणु है। 3 परमाणु के ग्रुप में कितना है? 2 है, तो 3 दूना कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, और O2 करके यहाँ पर है, तो 6 2 8, तो एक तरफ कितने ऑक्सीजन हो गए? 8 ऑक्सीजन हो गए।
जब आप इधर देखेंगे तो O3 करके क बार है, 2 बार है, तो O3 करके 2 बार है, मतलब 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, और देखिएगा 2 यहाँ पर हो गया, तो 6 दूना 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये स्वतः संतुलित हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। हम नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को संतुलित किए तो ऑक्सीजन अपने आप क्या हो गया, संतुलित हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा रासायनिक समीकरणों का संतुलन। यदि आपको और किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो फिलहाल हमारी तरफ से तो लेसन अब क्या हो गया, पहला लेसन समाप्त हो गया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।